किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास उस राष्ट्र के नागरिकों का सामाजिक, धार्मिक व शैक्षिक उन्नयन तथा उनकी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। किंतु अगर राष्ट्र के सिटीजन्स के किसी क्लास के साथ छुआछूत जैसे तुच्छ आधार पर उनको मेन स्ट्रीम अर्थात मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है, तो यही चीज़ उस राष्ट्र के लिए एक नासूर या श्राप सिद्ध होती है। अनटचेबिलिटी के इसी कॉन्सेप्ट को आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के आधार पर इसका आकलन करेंगे। तो आइए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ एक और अध्याय के साथ में, जो कि है आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इसी आर्टिकल 17 के अंडर में उसका बैकग्राउंड, उसका प्रैक्टिस, उसका नीड या ऑब्जेक्ट, उसके अलावा उसका जो प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और उसके लैंडमार्क केसेस के बारे में बात करेंगे। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो अनटचेबिलिटी अर्थात छुआछूत कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत ही पुराने सदियों से इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। प्राचीन एथेंस, साइप्रस, चाइना और उसके अलावा यूरोप में, ब्रिटेन में और उसके अलावा अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये किसी न किसी फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाता रहा है। जहां और फॉरेन कंट्रीज़ में ये स्लेवरी सिस्टम या दास सिस्टम के बेस में फॉर्म में ये प्रैक्टिस किया जाता था, तो भारत में अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस आप हिंदू धर्म ग्रंथों और बौद्ध धर्म ग्रंथों में देख सकते हैं। उसके बाद मेडिवल पीरियड आते आते ये बहुत ही बदतर हो गई, जहाँ पे अपर कास्ट का लोअर कास्ट के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, टहलना, रिश्ते बनाना, ये सब की मनाही थी। उनके लिए एक अलग ही व्यवस्था थी। वो जो अपर कास्ट के लोगों के लिए नहाने के लिए, उनके पीने के लिए जो पानी, वो जो घाट्स थे, जो कुएँ थे, वो उनको यूज नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में इस आर्टिकल 17 की नीड को भी आप समझ ही गए होंगे कि इसकी जो बेसिक नीड थी, सबसे पहली बात कि वो जो पिछड़े कास्ट थे, जो पिछड़ी जातियां थी, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना था। दूसरी बात, उनको जो आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी का राइट दिया गया है वो इंश्योर करना था। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, प्रीएम्बल में दिए गए सोशल जस्टिस टर्म को, सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको इंश्योर करना ही आर्टिकल 17 का मेन पर्पज है। इन केस ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगेल, इसमें जो वादी था, क्योंकि वो निचली कास्ट का था, इसलिए उसको बगल वाले ट्यूबवेल से, जो कि अपर कास्ट वाले का ट्यूबवेल था, उसमें से पानी निकालने को मना किया गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 की जो सुप्रीमेसी थी उसको फिर से इस्टेब्लिश किया और कहा कि किसी भी फॉर्म में छुआछूत को प्रैक्टिस करना, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना कानूनन अपराध है। अब अगर बात की जाए अनटचेबिलिटी टर्म की, तो इसे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन देवा रज्जा वर्सेस पद्मन्ना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि अनटचेबिलिटी या छुआछूत को इसके शाब्दिक या ग्रामेटिकल टर्म में या ग्रामेटिकल रेफरेंस में नहीं समझा जा सकता। इसको समझने के लिए आपको इतिहास में जानना पड़ेगा, इतिहास खंगालना पड़ेगा, और वहाँ पे जो प्रैक्टिस किया जाता था उसी बेस पे इसको समझा जा सकता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के रेफरेंस में 3 डायमेंशंस में काम करता है। सबसे पहले तो ये प्रेजेंट डायमेंशन में जो है इसको फॉरबिड करता है, अर्थात उसको ख़त्म करता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह पास्ट के, जो पूर्व के जो अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स थे उनको समाप्त करता है, प्रेजेंट में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से मना करता है, और अगर फ्यूचर में इसे प्रैक्टिस किया भी जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था करता है। एशियाड केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल इस्टेब्लिश किया कि आर्टिकल 17 का राइट जो है वो सिटीजन्स को स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। अब अगर आर्टिकल 17 के रेफरेंस में एक्ट्स की बात की जाए तो उसके रेफरेंस में जो पहला एक्ट आया था वो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 आया था। इस एक्ट को पास करने के कुछ दिन पश्चात, जो कि इसमें प्रोविज़न सेटअप किए गए थे अनटचेबिलिटी को फॉरबिड करने के लिए, यह फील किया गया कि ये कहीं ना कहीं अनएडिक्वेट है या अपर्याप्त है। ये एक तरह से अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ है।
तो उसको पर्याप्तता देने के लिए अगेन 1976 में प्रोविजन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 आया और इसमें जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से रिलेटेड जितने भी पनिशमेंट उनको फॉरबिड करने की सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने की बात की गई है तो वो थोड़ा जनरल टर्म में है। उस इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए स्पेसिफिक फॉर्म में उसको यूज करने के लिए आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 की व्यवस्था की गई है, जो कि एक स्पेसिफिक टर्म में अनइक्वलिटी को फॉरबिड करके, डिस्क्रिमिनेशन को फॉरबिड करके, इनको अपॉर्चुनिटी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस में प्रोवाइड करके वो आर्टिकल 14 में दिए गए इक्वलिटी को पूरी तरह से इंश्योर करने की व्यवस्था करते हैं। आई होप आपको आर्टिकल 17 के अंडर में इसका बैकग्राउंड, इसकी नीड, इसका ऑब्जेक्ट और इसके जो लैंडमार्क केसेस और प्रोविज़न समझ में आ गए होंगे। बाकी की चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहिए।